वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम ज्योग्राफी का शायद पहले आपको पढ़ा लिया होगा। आज हम हिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करना जा रहे हैं। मैं सबसे पहले चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी सबसे पहले अपन वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेते हैं। देखो, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग in which a person's complete devotion is dedicated to his country. The strong desire of freedom expression of becoming a nation can be seen in the American War on Independence. The first clear expression of becoming a nation state in Europe in visible the Revolution of France of 1789 AD. ठीक है ना। यानी सबसे पहले अपन विश्व का इतिहास पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यानी राष्ट्रवाद में जो व्यक्ति की भावना होती है वो पूरी किसके, अपनी कंट्री के प्रति पूरी स्पिरिचुअल होती है। स्वतंत्रता की इच्छा यानी फ्रीडम की जो इच्छा होती है वो राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। मतलब ये यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय हुआ था सबसे पहले। तो राज्य की यूरोप में पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो 1799 में यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फिर देखो, दिस रिवॉल्यूशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। टेकिंग अ लुक द मैप ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप। यूरोप की बता रहे सबसे देयर सीम्स ऑन अ नेशन स्टेट प्रेजेंट इन इट। यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस रॉयल्टीज, डसीज, कैंटन्स एंड सेवरल स्मॉल पॉलिटिकल्स यूनिट्स हैविंग रिलीजियस बेस एंड हुज रूलर्स एंड देयर ऑटोनॉमस स्टेट्स। यानी सबसे पहले जब हुआ तो राज्य यूरोप में पहली बार स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हुई। तो उसके बाद क्या इस क्रांति ने राष्ट्रवाद में यूरोप में प्रसारित करने की मुख्य भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के मानचित्र को अगर देखें तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलेगा आपको। 18वीं शताब्दी में कोई अपने नहीं कोई देश था, नहीं कोई राज्य था। उसमें यूरोप को विभिन्न राजशाही में बांट दिया, डसियों में बांट दिया, कैंटोन्स में बांट दिया, छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। कोई मजहब, कोई कह रहा है ये मेरा धर्म है, कोई मजहब के आधार पर अलग हो गया। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीकों से शासक और राज्य उन्होंने बना लिए थे। फिर देखो, रूलर्स हैव देयर ऑटोनोमस स्टेट्स। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज रूल्ड अंडर द autocratic monarchy and different types of people lived there. They did not consider themselves to work under any collective identity or similar culture. They spoke different language and were the members of different racial groups. For example, in the aristocratic section of Habsburg, the number of German spoken people were in majority in the people of Lombardy and Venetia. Spoke Italian with the half of the population of Hungary and Magyar language, Hungary and Magyar language, while rest of the people spoke various dialects. The aristocratic class in Galicia used to speak Polish language. This type of difference was not supportive for all political unity with ease. The loyalty towards the king was the only element to keep the different groups tied together. यानी कहने के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते। अब आप सबने अपने अपने राज्य बना लिए तो अपने तरह तरह के लोग भी वहां रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति की भागीदार नहीं मानते। वो ऐसा मानते थे कि हमारा राज्य खुद है, हम हमारा समाज खुद है, हम हमारा कानून भी खुद बनाएंगे। वे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अपनी अपनी भाषाएं, और अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा में बोलने वाले ज्यादा थे, तो लोम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा वाले ज्यादा थे। यानी हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था उसमें तो कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले थे, और कुछ ऐसे थे जहां जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया में वहां इतावली भाषा बोलते थे, और हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन गलीशिया में क्या था, कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे, कम भाषा बोलता था। और ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ऐसे फर्क से अपन आइडिया लगा सकते हैं कोई भी पार्टी एक नहीं होगी। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब देखो, सबसे बड़ी चीज है रीजन्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या है? सबसे पहला, राइज ऑफ मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग का उदय। सबसे पहले जो हुआ उसके मध्य वर्ग का उदय। इन यूरोप द लैंडलॉर्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग वन फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस ग्रुप वाज अ स्मॉल one regarding to the population, while most of the people of Europe were farmers. In the Western Europe, tenants and small farmers used to farming on the most of the land area, while the land is Eastern and Middle Europe were divided among states between manors and were the slaved performance cultivation. In Western and Central Europe, a new social group emerged and the development of cities and the rise of trading class, which comprised labor class, middle class, industrials, traders and people of service sectors. The sentiments
of national unity were popularized among the groups after the end of privileges for aristocratic people। यानी कहने का मतलब है यूरोप में जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राइस ऑफ मिडिल क्लास का उदय हुआ सबसे पहले मध्यम वर्ग का। यूरोप में जो मिडिल क्लास लोग थे वो सामाजिक और राजनीतिक सोशल और पॉलिटिकल रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। जमीन का जो मालिक था वो कुलीन वर्ग का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ये वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। जो मतलब जमीन के मालिक थे वो तो बहुत कम लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो थी फार्मर्स की। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जो बेचारे खेती करते थे वो सारे काश्तकार थे, मतलब किराएदार थे। जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। जबकि पूर्व और जो मध्य यूरोप था वहाँ भूमि थी वो विशाल बड़े बड़े जागीरों में बटी, जिस पर भूदास खेती करते थे, जिस पर जो किसान खेती करते थे वो दास के रूप में करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय एक सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति होते थे, व्यापारियों और सेवा के क्षेत्र में लगे। मतलब कहने का कि वो बेचारे उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनका ऐसा कोई वो इशू नहीं था कि भाई ये लोग इनको कुछ न कुछ देंगे, ठीक है ना। कि जैसे भाई बड़े बड़े लोग होते, जैसे होते ना काश्तकार, जो जमीन के मालिक, उनसे वो जो कृषक थे उनके खेती तो करते थे, लेकिन उनको उतनी लाग बाग या जो इनकम नहीं होती थी जितनी उनको होती थी। जो बड़े जिसमें जैसे श्रमिक वर्ग के लोग हैं और मध्यम वर्ग के उद्योगपति है, व्यापारी और सेवा के क्षेत्र में लगा। इन वर्गों में कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता का विचार, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुलीनता बंद हो गई और राष्ट्रीय एकता का विचार है जो लोकप्रिय हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।